नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज क्लास 9 चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू करते हुए हम द इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। द इंडियन डेजर्ट मतलब भारतीय मरुस्थल। इसका प्रोमिनेंट फीचर्स क्या क्या है? तो सबसे पहले ये अरावली के वेस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है, जो कि पश्चिमी मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, जो अरावली हिल्स है दिल्ली और गुजरात, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वहीं से शुरू होते हुए इंडियन डेजर्ट वेस्टर्न मार्जिन में इसके पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है? अनड्यूलेटिंग प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, मतलब यहाँ पे जो प्लेन है वो सैंड ड्यून्स बालू के टीलों से ढका हुआ है। तो यहाँ की जो जमीन है वो बालू के टीलों से ढकी हुई है और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। 150 मिलीमीटर पर ईयर, हर साल 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पे होती है। इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही शुष्क है, एरिड क्लाइमेट है, जिसके कारण यहाँ का वेजिटेशन कवर बहुत लेस है। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं और पेड़ पौधे नहीं होने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा जानवर भी नहीं पाए जाते हैं, मतलब यहाँ फ्लोरा और फौना की बहुत कमी होती है। क्यों? ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर इसकी क्या है, जो नदियां हैं, यहाँ पे जो स्ट्रीम्स आती हैं, नदियां आती हैं, वो रेनी सीजन मतलब बारिश के टाइम में ही आती हैं, और वो जब बारिश का मौसम खत्म होता है तो ये नदियां भी डिसअपियर कर जाती हैं, क्योंकि इनके पास इतना पानी नहीं होता है कि ये फ्लो करते हुए कहीं बह कर जाए और सी को टच करे, सी में मिले, समुद्र में मिले। इसी के कारण यहाँ क्या होता है कि जो नदियां बारिश के समय शुरू होती हैं और बारिश के बरसात खत्म होते होते, मानसून खत्म होते होते इन नदियों में पानी भी सूख जाता है। और यहाँ जो सबसे बड़ी नदी है वो लूनी है। लूनी रिवर इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस एरिया। ठीक है। और यहाँ का एक और प्रोमिनेंट फीचर क्या क्या है? बार्चन। बार्चन क्या होता है? वो एक टाइप का सैंड ड्यून है, बालू के टीले का एक प्रकार है। बालू के टीले के कई प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में। तो जो यहाँ बालू का टीला पाया जाता है वो कैसा होता है? बार्चन शेप होता है, मतलब वो क्रिसेंट शेप का, जो चांद का हम शेप देखते हैं ना, अर्ध चंद्राकार, उस शेप का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बार्चन कहते हैं। ठीक है। तो बार्चन प्रोमिनेंटली जैसलमेर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इस मैप के थ्रू। ठीक है। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये पूरा रीजन जो है वो क्या है? इंडियन डेजर्ट का है। ये पाकिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो इंडियन डेजर्ट है। यहीं पे आपकी अरावली की पहाड़ियां भी हैं और इसके वेस्टर्न में क्या है? आपका इंडियन डेजर्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जमीन है वो बालू के टीलों से ढकी हुई होती है और यहाँ पे जो भी डेजर्ट का फीचर है वो पाया जाता है, और इंडिया में प्रोमिनेंटली यहीं पे इंडियन डेजर्ट है। जब हम इस मैप में भी देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं? अरावली रेंज देखते हैं और यहीं पे आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी दिखाई देता है हमें। ठीक है। ये सारा क्षेत्र है क्या है? पाकिस्तान से लगा हुआ ये हमारा क्षेत्र है और यहीं पे प्रोमिनेंटली आपका इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है। जो टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स की बात की हमने, जो बालू के टीले के प्रकार के बारे में बात की, तो प्रोमिनेंटली यहाँ पे हमें कौन सा देखने को मिलता है? बार्चन्स देखने को मिलते हैं, जिसका शेप कैसा होता है? ये जब बोला कि अर्ध चंद्राकार होता है, मतलब क्रिसेंट शेप का होता है, तो इस तरह के बालू के टीले आपको देखने को मिलते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जैसलमेर का ही पिक्चर है और इसी तरीके के बालू के टीले वहां पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल नहीं देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स भी नहीं दिखाई देता है, यहाँ बार्चन शेप्ड आपका सैंड ड्यून्स दिखाई देता है। और टाइप ऑफ सैंड ड्यून किस पे डिपेंड करता है कि किसी जगह पे किस प्रकार का सैंड ड्यून बनेगा, तो वो वहां किस डायरेक्शन में हवा बह रही है और वहां बालू किस तरीके का है या किस तरीके से वो जमा हो रहा है जब हवा बह रही है, तो कितना अमाउंट ऑफ सैंड डिपॉजिट हो रहा है, उस पे किसी भी सैंड ड्यून का जो है वो टाइप डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं द कोस्टल प्लेन। इंडियन डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया शॉर्ट में, इन शॉर्ट एनसीईआरटी क्लास 9 में इतना ही दिया हुआ है। अब हम द कोस्टल प्लेन मतलब
तटीय मैदान के बारे में जानेंगे कि तटीय मैदान क्या है, इंडिया में तटीय मैदान कहाँ कहाँ पे है। तो बेसिकली इंडिया में तटीय मैदान दो जगहों पे है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडिया, पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में। तो जो हमने पेनिनसुलर प्लेटू देखा था उसी में जब हम देखेंगे तो जो उसका ईस्टर्न मार्जिन है और जो वेस्टर्न मार्जिन है उसी में कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं। तो इनका भी डिवीजन अलग अलग तरीके से किया गया है। ईस्टर्न मार्जिन में भी जो जगहें हैं, जो कुछ एरिया है उसको अलग नाम दिया गया है, वेस्टर्न मार्जिन में भी कुछ अलग नाम दिया गया है, उसको हम इस मैप में देखेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेटू का जो नैरो स्ट्रिप है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, उसको क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं। अरेबियन सी किस साइड है, वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ईस्ट में। तो जो पूर्वी भाग में बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ जो हमारा प्लेन है, जो हमारा प्लेन भूमि है, उसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न मार्जिन, और अरेबियन सी जो कि पश्चिम में है उससे लगा हुआ जो हमारा तटीय क्षेत्र है उसको वेस्टर्न मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट क्या है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो प्लेन है, एक पतली पट्टी है जिसे कि हम वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। और वेस्टर्न कोस्ट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 एरियाज में उसको डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, कोंकण, दूसरा कन्नड़ प्लेन और तीसरा मालाबार प्लेन। तो कोंकण प्लेन किसको कहते हैं, जो सबसे नॉर्दर्न में है, मुंबई और गोवा के पास, उसको कोंकण प्लेन कहते हैं। उसके बाद जो बीच का भाग है उसे हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला भाग है, जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट कहते हैं। ठीक है, इस मैप में देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, जो लगा हुआ है महाराष्ट्र और गोवा से, इसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये क्या है, कन्नड़ प्लेन है, ये आपका कन्नड़ प्लेन है। और यहाँ पे ये जो सदर्न मोस्ट एरिया है वो आपका मालाबार कोस्ट है। उसी तरीके से ईस्टर्न मार्जिन में क्या है, नॉर्थ सर्कल है, और उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट है। तो जो नॉर्दर्न वाला एरिया है उसको नॉर्थ सर्कल कहते हैं, और जो सदर्न वाला एरिया है उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो ईस्टर्न मार्जिन में क्या है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न मार्जिन में अरेबियन सी और वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट से लगा हुआ आपका वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, तो ये डिवीजन हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो भी प्रोमिनेंट यहाँ पे नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो सारी है वो डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा किसे कहते हैं, तो इन शॉर्ट हम ये जानते हैं कि जब नदियां अपने चैनल से बहती हुई आती हैं और बहुत सारा सिल्ट लेकर के आती है, बहुत सारे सैंड लेकर के आती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है, उनको वो समुद्र में मिलने से पहले जमा कर देती हैं किनारों पे, उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो जो ट्रायंगुलर फॉर्म में जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं बेसिकली उसी को डेल्टा कहते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में दोनों जगहों पे यहाँ क्या बनता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। डेल्टा और एस्चुरी दो अलग अलग टाइप होता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक चिल्का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस जगह का, ईस्टर्न कोस्ट का, और ये क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, जो सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कौन सा है, इंडिया का चिलिका लेक है। ठीक है, वो भी ईस्टर्न कोस्ट में ही पाया जाता है। और ये किस स्टेट में है, किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, और ये महानदी डेल्टा के साउथ में है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ से महानदी आई, यहाँ से इमर्ज हुई और यहाँ जाकर के सबमर्ज हो गई, और ये जो आपका ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है यही आपका डेल्टा है। उसी तरीके से और जो सारी नदियां हैं वो भी आकर के कहाँ, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। ठीक है, और चिल्का लेक का हम लोकेशन कहाँ देखते हैं, ये आपका कहाँ है, ये उड़ीसा में आपका चिल्का लेक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कोरल्स और एटॉल्स के बारे में बात करते हैं, जो आपका डू यू नो वाला सेक्शन है, वहां पे कोरल्स और एटॉल्स के बारे में दिया हुआ है। तो कोरल बेसिकली होता क्या है, कोरल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, लिविंग जो जीवित वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोरल पॉलिप्स ये शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होती है। माइक्रोस्कोपिक होती है मतलब बहुत ही छोटी ऑर्गेनिज्म होती है, और ये कॉलोनीज में रहती है, मतलब झुंड में बहुत सारे कोरल एक जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सैलो, मड फ्री और वार्म वाटर, इसके ग्रोथ के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, पानी हल्का गर्म होना चाहिए, उसमें मड नहीं होना चाहिए,
और वो क्या होना चाहिए, बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, सैलो होना चाहिए, ठीक है। तो शैलो, मड फ्री और वार्म वाटर में ये फ्लरिश करती हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट ये सिक्रीट करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करती हैं। और जब ये कोरल मर जाती हैं, जब ये डेड हो जाती हैं, तो वही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो रिमेन बच जाता है, ठीक है। उसी का स्केलेटन क्या होता है, कोरल डिपॉजिट बनता है और आगे जाकर के फर्दर वो रीफ का फॉर्मेशन ले लेता है। कोरल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कितने टाइप के रीफ होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल्स, ये 3 टाइप के आपके रीफ होते हैं जो कि कोरल्स बनाती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो आपका रीफ है वो कौन सा है, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे बड़ा रीफ है और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरल रीफ्स का, ठीक है। और एटॉल्स क्या होता है, जब वही कोरल्स हॉर्स कैशू का शेप ले लेती है तो उसे हम एटॉल्स कहते हैं। इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो सारी है वो कोरल्स हैं, ये क्या है, कॉलोनीज में पाई जाती है। आपके जब देखेंगे ये कॉलोनीज में है और ये जो है आपका हॉर्स शू का शेप ले रही है, तो यही क्या है, आपका एटॉल है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा और आगे के वीडियो में हम आइलैंड डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।